वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हो गई है 31 जुलाई और एक महीना भी नहीं रहा है सबसे बड़े एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की डेट को, यानी कि सबसे बड़ा एग्रीकल्चर एग्ज़ाम यानी कि IBPS AFO ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी वैकेंसी हर साल आती है और हर साल इसकी वैकेंसी आना तय होती है। तो फिर बच्चे ना चाहते हुए इसी की तैयारी करते हैं और 30 अगस्त को प्रीलिम्स है AFO का। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने तैयारी नहीं शुरू की होगी, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमंस इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मैंने भी तैयारी नहीं शुरू की है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये तैयारी कर रही होगी और फिर लास्ट में बोलेगी कि मैंने तैयारी नहीं की है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ मैंने सच में तैयारी शुरू नहीं की है। और अब जब एक महीने से कम रह जाता है तो हम सबका दिमाग ऐसे बोलने लगता है कि भाई अब तो तैयारी कर ले, अब अगर तूने तैयारी नहीं की तो तुमसे ना हो पाएगा। तो हमें होश आता है, मगर तब जब सिर्फ एक महीना रह गया होता है। अभी भी हमारे दिमागों को ऐसे लग रहा है कि हाँ ठीक है, अभी 31 जुलाई हो गया, 30 अगस्त को है, एक महीना भी नहीं बचा है। लेकिन तब भी अगस्त आते आते 3-4 तारीख हमें हो ही जाएगी तैयारी शुरू करते हुए। ऐसे में मैं बताना चाहती हूँ प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपको क्या क्या करना है। मैं बताने वाली कौन होती हूँ? मेरा 5 बार प्रीलिम्स लगातार क्लियर हुआ है और मुझे नहीं लगता कि ये किसी मतलब ऐसे अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट जो AFO बना भी होगा उसने भी 5 बार लगातार प्रीलिम्स क्लियर किया होगा। ईजी है हार्ड है मुझे नहीं लगता। बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे, 15-20% स्टूडेंट्स जो 6वें-7वें अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए होंगे जिन्होंने 5-6 बार रेगुलरली प्रीलिम्स क्लियर किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा क्या खाया है मैंने, ऐसा क्या पढ़ा है मैंने जो मैं 5 बार लगातार प्रीलिम्स क्लियर कर रही हूँ, लगातार मेंस क्लियर कर रही हूँ, लगातार इंटरव्यू क्लियर कर रही हूँ। और ऐसा भी क्या खाया है कि 5 बार लगातार AFO ही नहीं क्लियर कर रही हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। और वो मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपके प्रीलिम्स की तैयारी में ये काम आने वाला है। ईजिली आप एक महीने के अंदर प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो, अनलेस और अनटिल आपका पढ़ाई में मन नहीं है या फिर आप फ्रेशर स्टूडेंट हो और आप पढ़ना भी नहीं चाहते हो। ठीक है, अगर आप फ्रेशर भी हो, आप पढ़ना चाहते हो तो एक महीने में आसानी से हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे की कहानी है क्या। तो मेरी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू होती है 2020 से। 2020 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी। साथ ही में मुझे पता चला था कि AFO भी कोई एग्ज़ाम होता है और सरकारी एग्ज़ाम होता है और लग जाते हैं ऐसे वैसे, तो मैंने AFO की कोचिंग ले ली। ठीक है, मैंने AFO की कोचिंग ली थी, वो स्टोरी आपको फिर कभी बताऊँगी। इसकी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना। वो स्टोरी मैं आपको फिर कभी बताऊँगी, कोचिंग कहाँ से ली थी, कैसे ली थी। बट जो हमने कोचिंग ली थी उसमें प्रीलिम्स की कोचिंग को कहीं और से सोर्स करवाया गया था, यानी कि जो प्री की कोचिंग है वो वही दे रहे थे आपको, लेकिन उन्होंने कहीं और से सोर्स किया था। उनका आपस में कोई पैक्ट होगा जो भी है। तो जिन्होंने हमें प्री की कोचिंग दी थी वो थे JB क्लासेस श्री गंगानगर। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। CEO कह रही हूँ क्लर्क की, PO की, सबकी कोचिंग देते हैं। ठीक है, SO की भी कोचिंग देते हैं। तो इन लोगों ने हमें कोचिंग दी थी और उसमें जो इन्होंने कोचिंग दी थी वो मेरे ख्याल 3-4 महीने की थी। जुलाई में हमने शुरू कर दी थी, एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ करता था। पर ऐसी बात नहीं है, मतलब ईजिली पढ़ाते थे और इन्होंने वेल इन टाइम सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। तो हुआ क्या था कि ये जो कोचिंग थी इन्होंने कुछ ऐसे ट्रिक्स हमें बताए थे कि वो हमने आज तक, मतलब मैंने 2020 में प्रीलिम्स का पढ़ा है, उसके बाद मैं बता रही हूँ मैंने प्रीलिम्स का कभी नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा भी होगा तो 5 दिन से ज़्यादा मैंने हर पेपर से पहले पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो ये लोग मुझे विश्वास नहीं करेंगे लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मैंने ऐसा ही किया है। तो इन्होंने ऐसी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स, मतलब ट्रिक्स बताई थी कि जो हमें काम आई, मैं तुम्हें बताती हूँ। उससे शायद तुम्हें हेल्प होगी कि तुम प्री का एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे और मेंस पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे, क्योंकि जब प्री में अड़चन रहती है ना तो मेंस पे बंदा वैसे ही फोकस नहीं कर पाता। एज अ रिजल्ट अगर प्री क्लियर हो भी जाए तो मेंस क्लियर नहीं हो पाता। पहली बात, उन लोगों ने हमें काफ़ी अच्छे प्राइस पे कोचिंग दे दी थी। अगर आज उनका कोचिंग प्राइस पूछने जाओगे तो वो बहुत महंगी देते हैं। मुझे लगता है मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकती उनकी कोचिंग, लेकिन उनके साथ उनका जो भी पैक्ट हुआ था, 1000-2000 बच्चे गए होंगे, तो उन्होंने सस्ते में हमें कोचिंग दे दी थी। हुआ क्या था कि उनमें 3 टीचर्स थे, ऑब्वियसली मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के। तो जो मैथ्स के सर थे, मैथ्स की स्ट्रैटेजी मैं बताती हूँ। मैथ्स के सर हमें क्या करवाते थे, मैथ्स के सर ने सबसे पहले, और जैसे मैं बता रही हूँ ना इसी ऑर्डर में तुम भी करना अगर प्री की कोचिंग क्लियर करना चाहते हो तो। मैथ्स वाले सर ने हमें सबसे पहले क्या करवाया था, सबसे पहले उन्होंने हमें टेबल्स याद करवाए थे। उन्होंने हमें बोला था कि टेबल्स याद करो।
हमें बड़ा चाइल्डिश सा लगता था जब हमें लगता था कि ग्रेजुएशन पढ़ने के बाद हमें टेबल्स याद करवा रहे हैं, लेकिन हाँ यही सच था। फॉर द टाइम बीइंग अगर जो बच्चे बड़े क्यूरियस होते हैं ना, बड़े एक्टिव होते हैं, जो कहते हैं कि आप हमें टेबल्स ही लर्न करवाए जा रहे हो, हमें टॉपिक्स करवाओ, हमें टॉपिक्स करने, तो उन्होंने सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक हमारे सामने खोल के रख दिया था। तो सिंप्लीफिकेशन का तो क्या ही करना होता है, बट उसमें सर हमें बताते थे कि टेबल्स याद करो। टेबल्स कैसे याद करने हैं? टेबल्स याद करने हैं आपको 25 तक के, 25-30 तक के अगर आप याद कर पाओ बहुत अच्छी बात है, 25 तक के तो आपने करने ही करने हैं। और टेबल्स में ना आपको 15 तक याद करना है। 10 तक तो सबको आता है, 15 आपको याद करना है, ताकि आपको कभी 12 × 13 अगर आ गया तो आपको करने की ज़रूरत ना पड़े, आप फटाक से लिख दो। और उनका याद करवाने का तरीका क्या था मैं बता देती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन वैसे तो कोई पढ़ता नहीं था। अगर वो बोलेंगे याद कर लो, ठीक है, तो वो क्या कहते थे कि वो आपको होमवर्क देते थे और उसमें कहते थे कि आपको 20 टाइम्स हर एक टेबल लिखना है, 1 to 10 आपको टेबल लिखना है, 20 बार लिखना है, ठीक है। तो हमें लगता था यार क्या ये कॉपियाँ भरने वाली बात, लेकिन क्या होता है ना कहीं जब आप वो होमवर्क करते हो आपके दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं। और यही प्री की जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में उतना चीज़ें घुसती जाएंगी। जितना आप सोचोगे कि मैं प्रैक्टिस ना करूं, समझ लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, नहीं होने वाला। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपका क्लियर नहीं होने वाला, यही की है। तो हमने टेबल्स लिख दिए, एक दिन हमें 1 से 10 तक के टेबल दे दिए 20 बार लिखने को, अगले दिन हमें 10 से 20 तक के दे दिए, फिर 20 से 25 तक के दे दिए, हमने टेबल्स कर लिए। उसके बाद सर ने हमें करवाए स्क्वायर करवाए हमें 50-60 तक के स्क्वायर्स करवाए हमें, ठीक है। स्क्वायर याद करने हैं आपको, स्क्वायर 25-25, 30-30 बार लिखने को दे देते थे पूरे लाइन में स्क्वायर, और होमवर्क चेक भी करते थे, ठीक है। तो वैसे किया, स्क्वायर्स हो गए। उसके बाद सर ने हमें क्यूब्स करने को दिए। क्यूब्स करने को सर ने हमें 50 तक ही दिए, 60 तक इतना ज़्यादा कोई पूछता नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद सर ने हमें फ्रैक्शंस करने को दिए। फ्रैक्शंस यानी कि 1/3 कितना होता है, 33% होता है। 1/4 कितना होता है, 25% होता है। 1/6 कितना होता है, 16% होता है, ठीक है। ये फ्रैक्शंस 1/6 कितना होता है, 2/6 कितना होता है, 3/6 कितना होता है, ठीक है। 2/3 कितना होता है, 66% होता है। तो ये फ्रैक्शंस हमें उन्होंने 1/12 या 1/24 तक हमें उन्होंने करवाए थे पूरे, ठीक है। 1/12 का तो आपको पता ही है, 1/12 कितना होगा, अगर 1/6 16% होता है तो 1/12 8% होगा। तो ऐसे करके ये फ्रैक्शंस इजी होते हैं, इजीली याद हो जाते हैं। उसके बाद सर ने हमें क्या याद करवाया, बस यही सब चीज़ें हमने करी। और उसके बाद सर ने हमें पहले एक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करवाए। सर ने बोला कि 10 क्वेश्चन करो सिंप्लीफिकेशन के, अपना टाइम नोट करो कि कितना टाइम लग रहा है। वो हमने नोट कर लिया था, अपनी नोटबुक्स में लिख लिया था, और आप भी कर लेना अगर आप चाहते हो। फिर ये सब चीज़ें करो। ये सब चीज़ें करने में आपको 5 दिन लग जाएंगे। अगर आप एक दिन एक टॉपिक भी करते हो तो 5-6 दिन लग जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि 5-6 दिन में ये चीज़ें पूरी हो जाएगी, 5-6 दिन में ये चीज़ें आप पकड़ लोगे, और उसके बाद 5-6 दिन और आपने इसकी प्रैक्टिस करते रहना है विद अदर टॉपिक्स ऑल्सो, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो बेस बनाती हैं मैथ्स का। कैलकुलेशन कहते हैं ना जल्दी नहीं होती, इन्हीं चीज़ों की वजह से कैलकुलेशन जल्दी होती है अगर आप इसको याद कर लोगे तो। आप 5वें दिन 6वें दिन सिंप्लीफिकेशन के वही क्वेश्चन सॉल्व करना, ये और कोई क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर आप देखना कि आपको कितना टाइम लगा है। तो आप बता पाओगे कि ये चीज़ें आने से आपको कितना, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें कैलकुलेट करनी नहीं पड़ रही, हमें ऑलरेडी आती हैं, पेन उठाना ही नहीं पड़ रहा सिंप्लीफिकेशन के लिए। ये उन्होंने हमें करवाया। सिंप्लीफिकेशन एक अच्छा टॉपिक है, 5 नंबर का आता है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने हमें सिंप्लीफिकेशन / अप्रॉक्सीमेशन दोनों में से कोई एक आता है, ओके। फिर उसके बाद सर ने हमें करवाया, ये बैकग्राउंड नॉइस आ रही है इसे प्लीज़ इग्नोर करना। उसके बाद हमें सर ने करवाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबको पता है एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, वही लगाना होता है। प्लस का अलग फॉर्मूला होता है, माइनस का अलग फॉर्मूला होता है, और वही लगाना होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको ये चीज़ें हेल्प करवाएगी जो पहले करी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेन टेबल्स ही हेल्प करवाते हैं। टेबल्स हमने ऑलरेडी लर्न कर लिए थे, तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख रहे हो 2-4 दिन, तब भी आप उन टेबल्स की प्रैक्टिस करते रहो, पीछे से 10 बार लिख लो, 15 बार लिख लो, ठीक है। क्योंकि टेबल्स आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हेल्प तो कर ही रहे हैं। ये चीज़ें आपने कर ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद सर ने हमें करवाया था नंबर सीरीज़। आप नंबर सीरीज़ करो, नंबर सीरीज़ भी 5 नंबर का आता है। नंबर सीरीज़ आप प्रैक्टिस करते रहो। नंबर सीरीज़ में कुछ पैटर्न्स होते हैं वो आपको याद हो जाएंगे। नंबर सीरीज़ में आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स तीनों हेल्प करेंगे, ठीक है। तो वो आप कर लो। मिसिंग नंबर सीरीज़ कर लो, रॉन्ग नंबर सीरीज़ कर लो।
उसके बाद सर ने हमें अरिथमेटिक के टॉपिक करवाए थे, परसेंटेज करवाई थी, उसके अलावा एक और टॉपिक होता है, परसेंटेज के अलावा एक और मेन टॉपिक होता है, मैं भूल गई। हाँ, तो वो हमें सर ने जो भी सारे अरिथमेटिक के टॉपिक हैं वो करवाए थे, बट वो अलग बात है कि हम करते नहीं थे, क्योंकि हमें पता था कि मैथ्स में क्या प्री में उतनी ही कट ऑफ जाती है। तो मैं सच बताऊं कि मैंने अरिथमेटिक का कोई भी टॉपिक नहीं किया है। मैं थोड़े बहुत टॉपिक कर लेती हूँ, जैसे परसेंटेज, और एक और टॉपिक है अभी मुझे पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा, क्योंकि परसेंटेज मुझे ईजी लगता है, अच्छा लगता है। मिक्स्ड एलिगेशन भी कर लेती हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कभी कभी आता है तो अच्छा लगता है मुझे, तो वो मैं कर लेती हूँ। ठीक है, 3-4 ऐसे टॉपिक्स आप अरिथमेटिक के कर लो पक्के, जिसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लो। जिसमें से परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसेंटेज आपको डीआई में भी हेल्प करेगी। ठीक है, तो परसेंटेज पक्का से करके जाना। मिक्सर एलिगेशन कर लो, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, मेरे को अब आइडिया नहीं है इतना, लेकिन आप उनमें से मेन जो आपका बेस बनाते हैं वो 3-4 टॉपिक तो अरिथमेटिक में से करके जाओ, क्योंकि अब ज़माना बदल गया। ऐसा नहीं है कि आप स्पीड मैथ्स करोगे और आपका हो जाएगा। अरिथमेटिक के भी कुछ टॉपिक आपको करने ही पड़ेंगे। ये चीज़ हो गई। उसके बाद फिर सर ने हमें डीआई करवाया। तो डीआई में हर तरह का डीआई आता है, पाई चार्ट का वाला, टेबल वाला। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत तरह के आते हैं। तो डीआई की प्रैक्टिस करो। डीआई में ये सब चीज़ें जो हमने पीछे की, ये सारी हमारे काम आएंगी। ये सारी कैलकुलेशन, सारे फ्रैक्शन, सारे क्यूब स्क्वायर्स तो नहीं आते हैं, बट हाँ मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशंस वगैरह करनी होती है। फ्रैक्शंस बहुत काम आते हैं, क्योंकि पाई चार्ट में परसेंटेज दिया होता है, फिर हमें बाई में लिखना होता है, फ्रैक्शन दिया होता है, फिर हमने उसमें लिखना होता है। तो डीआई अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि डीआई तो आनी ही आनी है। डीआई 3 आती हैं। ठीक है, 3 में से 2 अगर आप करके आओ 10 नंबर आपके बन गए। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन अगर आपने करी तो 5 नंबर बन गए। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कोई एक आता है शायद, तो अगर उनमें से कोई एक भी आए 5 नंबर आपके बन गए, डीआई 10 नंबर के बन गए, 10 बन गए, और इसके अलावा आपका नंबर सीरीज आ गया तो आपके 20 नंबर बन गए। ठीक है, 4 नंबर के अगर आपके और क्वेश्चन अगर आपने किए हैं 4-5 टॉपिक, तो 2-3 नंबर वहाँ से बन गए, तो 20 से 23 नंबर ईजिली बन जाएंगे। मैं मैथ में थोड़ी वीक थी, इसलिए मैंने अरिथमेटिक नहीं किया था। तो ये चीज़ें हो गई मैथ्स की। ये चीज़ें काफ़ी हैं मैथ्स का अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो, क्योंकि इसके बाहर से कुछ भी नहीं आता है। और ये चीज़ें मैं अपना बता रही हूँ, क्योंकि मैं रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मैं मैथ्स इतना ही करके जाती हूँ। इससे ज़्यादा मैं मैथ्स करके नहीं जाती, क्योंकि मुझे पता है इतना मैथ्स करूँगी तो मेरा रीजनिंग मिला के, इंग्लिश मिला के हो जाएगा। और प्लस कि मैथ्स की कट ऑफ इतनी ज़्यादा वैसे भी नहीं जाती है, तो कट ऑफ भी मेरी इजीली क्लियर हो जाएगी। ओके, जो मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है वो तो ऑब्वियसली सारा करके जाओ। अब बात आती है अगली रीजनिंग की। रीजनिंग वाले सर थे हमारे, बहुत सही सर थे, बहुत अच्छे सर थे, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें पढ़ाया है। मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने हमारी नसों में रीजनिंग बिठाई है, उस तरीके से शायद कोई और नहीं बिठा पाता। बड़े ही आराम से उन्होंने हमें पढ़ाया। हम सोचते थे कि सर क्या ही 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करते रहते हैं, हमें कोई पॉइंट नहीं लगता था। लेकिन वो जो सर ने हमें धीरे धीरे रिपीट किया ना, वो हमारे दिमाग में इनग्रेव हो गया है, मैं सच्ची बता रही हूँ। तो रीजनिंग का ऐसे है कि रीजनिंग मैंने पहली बार पढ़ी थी उस टाइम पे, मेरे को पहले पता भी नहीं था रीजनिंग क्या चीज़ होती है। तो रीजनिंग में सबसे पहले हमें पढ़ाया गया, अगर आप न्यू हो, सबसे पहले पढ़ाएगी पजल्स। क्योंकि कहते हैं जो चीज़ आप सबसे पहले पढ़ते हो वो चीज़ आपको सबसे ईजी लगती है। ठीक है, तो सबसे टफ चीज़ सबसे पहले पढ़नी चाहिए। पजल्स हमें करवाई सर ने, सीटिंग अरेंजमेंट करवाए हमें, नॉर्थ साउथ वाली पजल्स करवाई, सर्कुलर वाली करवाई, टैबुलर वाली करवाई, और बहुत तरीके की पजल्स होती है, टेबल वाली पजल्स करवाई। ठीक है, सारे तरीके की पजल्स जब आपने कर ली हैं, सारे तरीके की पजल्स करने में आपको कम से कम तो 10 दिन तो लग ही जाएंगे। ठीक है, ये पजल्स आपने कर ली, उसके बाद आपको आना है सिलॉज पे। सिलॉजिज्म जो है वो अच्छा टॉपिक है, इजी तो नहीं कह सकती, पहले इजी होता था अब इजी नहीं होता, अच्छा टॉपिक है। सिलॉजिज्म कायदे से कर लो, अगर आप 1-2 दिन में सिलॉजिज्म कायदे से कर लो तो कठिन कठिन क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप उसे सॉल्व कर पाओगे। अच्छी खासी वेटेज का आता है, 5 नंबर का सिलॉजिज्म आता है। ठीक है, 20 नंबर की मेरे ख्याल से पजल आती है, 15 नंबर की कम से कम भी पजल आती है। अगर 3 पजल भी आ गई तो 15 नंबर की, अगर 4 पजल आ गई तो 20 नंबर की। सिलॉजिज्म कर लिया, उसके बाद ब्लड रिलेशन कर लो। ब्लड रिलेशन आजकल कम नंबर के आते हैं, लेकिन आते हैं। अगर आपको है इंटरेस्ट ब्लड रिलेशन में तो आप ऑब्वियसली करो। ठीक है, ब्लड रिलेशन कर लो, डायरेक्शन सेंस कर लो, डायरेक्शन सेंस हमेशा आती ही आती है। कोडिंग डिकोडिंग कर लो, कोडिंग डिकोडिंग भी हमेशा आती ही आती है। इसके अलावा और क्या रह गया हमारा,
और हमारा जो वो होता है ऑर्डर्स वगैरह वाला जो होता है, इससे कम है, इससे ज़्यादा है, वो वाला कर लो। मतलब कि रीजनिंग में मैं आपको बताऊँ कुछ छोड़ना नहीं है। मैंने सिर्फ एक टॉपिक छोड़ा था, इनपुट आउटपुट वाला, और जो वाली रीजनिंग होती है, कौन सी, लॉजिकल रीजनिंग होती है शायद, वर्बल रीजनिंग होती है, मेरे को ध्यान नहीं है, वो वाली मैंने छोड़ी थी। ये 2 टॉपिक छोड़े थे। इसके अलावा पूरा रीजनिंग आपको अच्छे से करना है। हर एक बार टॉपिक अच्छे से कर लिया, उसके बाद आपको देखना है जो आपके टॉपिक स्ट्रॉन्ग हैं, वीक टॉपिक जो 2, 3, 4 हैं वो छोड़ दो, और उसके अलावा सारे टॉपिक अच्छे से कर लो। रीजनिंग में कम से कम 50 में से अगर आप 25 नंबर लेके आते हो, 30 नंबर लेके आते हो, बढ़िया नंबर आ जाएंगे आपके। 20 मैथ्स के, 30 रीजनिंग के, मिलके 50 हो गए। इंग्लिश की तो ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि 50, 51, 52, 53, इससे ज़्यादा वैसे भी अभी आज तक की हाईएस्ट भी नहीं गई है। बात आ जाती है इंग्लिश की। इंग्लिश में ऐसा है कि इंग्लिश वाले जो सर हमें पढ़ाते थे, अब मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि मुझे वो उन्होंने जो पढ़ाया उसकी बदौलत, लेकिन मेरी इंग्लिश पहले भी ठीक थी, अच्छी इंग्लिश है मेरी। उसके अलावा जिन लोगों की इंग्लिश बहुत वीक होती है उनको बहुत दिक्कत आती है। तो इंग्लिश जिनकी वीक है वो ऐसा करो, पीओ की, क्लर्क की बहुत सारी कोचिंग्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो फ्री में क्लासेस दे रहे हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको मैं नहीं कहूँगी कि आप ग्रामर सीखो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, मत करो ऐसा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं वो देखो, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप पूरे उसमें लिख के रखो कि किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं। पैराग्राफ आ रहा है, आर्टिकल्स आ रहे हैं, जंबल सेंटेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा वो आ रहे हैं, क्लोज टेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, खाली उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। इसके अलावा नथिंग्स गोना हेल्प यू। अगर ग्रामर पढ़ोगे कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन देखो किस तरह का आ रहा है। आजकल बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटर्स हैं यार। अगर तुम्हें एक भी ट्यूटर ढंग का मिल गया तो यू आर सॉल्व्ड, यू आर क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, तो यू आर सॉल्व विद, यू आर सॉर्टेड। हाँ, आप सॉर्टेड हो जाओगे इंग्लिश के लिए। तो एक तरह के क्वेश्चंस उठाओ। क्वेश्चंस में आपको टीचर खुद बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये कैसे होते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक लगता है, क्या रूल लगता है। जब आप क्वेश्चन देखोगे और फिर आपको रूल पढ़ाया जाएगा तो ज़्यादा आपके दिमाग में बैठेगा, रादर देन कि अंधाधुंधा आप रूल पढ़ते रहोगे और बोलोगे देखो ये क्वेश्चन है, ये इस रूल पे है, तब आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, ना आप रिलेट कर पाओगे। तो ऐसा कुछ है इंग्लिश के लिए। ओके, तो ये 3 चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चौथी नहीं कह सकती, मतलब पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि प्रैक्टिस डेली करनी है। मॉक टेस्ट डेली देना है। वंस यू डन विद ऑल द, क्या बोलते हैं उसको, ऑल द टॉपिक्स, आपको मॉक टेस्ट डेली देना है। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे भाई मेरे तो 2 दिन पहले टॉपिक कंप्लीट हुए तो अब मैं मॉक टेस्ट दो ही दूंगी, ऐसा नहीं है। मॉक टेस्ट कम से कम भी 15 दिन पहले, 20 दिन पहले देना शुरू कर दो। डेली का एक मॉक टेस्ट दो। 20 मॉक टेस्ट दे दोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आपको टाइम का इशू आ रहा है, आपको आपकी एक्यूरेसी का इशू आ रहा है, आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी। और जब आपको वो प्रॉब्लम पता लग जाती है अपनी कि हाँ मैं क्वेश्चन कर तो पा रही हूँ पर टाइम पे नहीं कर पा रही हूँ, तो जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो, ईजिली चीज़ें होने लगेंगी। जब भी मैं प्रैक्टिस करती थी, वेदर इट बी मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, मैं हमेशा टाइमर लगा के प्रैक्टिस करती थी। अगर मुझे 4 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब 4 चीज़ें करनी है जिसमें 5-5 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चन हो गए तो मैं 20 मिनट का ही टाइमर लगा के 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने की ट्राई करती थी। तो ऑब्वियसली 20 मिनट में तो नहीं होता, लेकिन हाँ 23 मिनट में हो जाता था, 24 मिनट में हो जाता था। तो अगर आप टाइमर लगा के ही स्टार्टिंग से शुरू करोगे, दैट विल बी गुड एज़ कम्पेयर टू अगर आप बाद में टाइमर लगाते हो। कि स्टार्टिंग में तो आप धीरे धीरे करते रहोगे, धीरे धीरे तो हर किसी का हो जाता है, लेकिन द होल बात इज़ कि हमें एग्ज़ाम में टाइम फ्रेम के अंदर करना होता है। तो ये रहा प्री का सॉर्टेड सा प्लान है। इसको अगर आप फॉलो कर लोगे इजीली आपका प्री निकल जाएगा। प्री की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है और मैंने कभी टेंशन ली भी नहीं। हाँ ये बात है कि अगर आपका प्री एक बार आप फेल हो चुके हैं तो फिर टेंशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक पिछला फेलियर दिमाग में घूमता रहता है कि अगर मैं मेंस की तैयारी करता रहूँगा, प्री में आउट हो जाऊँगा तो क्या करूँगा। लेकिन प्री का टेंशन जितनी देर आप लेते हो ना उतनी देर प्रैक्टिस कर लिया करो, प्री हो जाएगा। मॉक टेस्ट दे लो, प्रैक्टिस कर लो और जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये चीज़ें कर लो, इजीली आपका प्री निकल जाएगा। इसके अलावा मेंस की तैयारी ज़रूरी है, क्योंकि मेंस तीनों पड़ाव में एक ऐसा पड़ाव है जिसमें आपके सबसे ज़्यादा नंबर आने चाहिए। अगर मेंस में आपके ज़्यादा नंबर आ गए आपको इंटरव्यू में भी टेंशन नहीं होगी। मेंस में आपके ज़्यादा नंबर आ गए आपको
प्री का तो खैर हो ही चुका होगा। अगर मेंस में आपका कम नंबर आया, आप इंटरव्यू में रोते रहोगे, बाद में रोते रहोगे यार इंटरव्यू के मार्क्स में डिसाइडिंग फैक्टर हैं, ऐसा है वैसा है। अगर मेंस में आपके अच्छे नंबर आ गए, इंटरव्यू जैसा मर्जी जाए, 10 मार्क्स मिलने चाहिए आपको और आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यही थी आज की चीज़ें। और वैकेंसीज़ और भी बहुत सारी आ रही हैं। बहुत सारे लोग FCI की वैकेंसी का वेट कर रहे थे, जो कि कभी नहीं आने वाली। दिसंबर से नहीं, अक्टूबर से FCI की वैकेंसी का बता रहे हैं कि हाँ दिसंबर में आएगी, जनवरी में आएगी, 2025 के स्टार्टिंग में आएगी। 2025 आधा भी होने को आ गया, आधे से ज़्यादा भी हो गया, लेकिन FCI की वैकेंसी नहीं आई है। उसके अलावा ADO की वैकेंसी आई है अभी 1-2 दिन पहले, देखते हैं कैसा रहता है, क्योंकि पिछली बार ADO ने भाई बहुत कठिन पेपर डाला था, तो फिर हिम्मत नहीं पड़ती है ऐसे एग्ज़ाम में हाथ डालने की, क्योंकि 1000 रुपये फ़ीस भी देंगे और पेपर भी कठिन आएगा। लेकिन अनएम्प्लॉयड बच्चों के पास इसके अलावा और वैसे भी कोई आइडिया नहीं है, वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर फ़ीस तो भरनी ही पड़ेगी, पेपर तो देना ही पड़ेगा, जैसा मर्जी आए अब तो जेल में जाना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं आपको मिलूँगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके। मुझे बताना आपको किन चीज़ों के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं, स्टडी ब्लॉग्स भी लाएंगे आपके लिए। टिल देन बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।